आज हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नोट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लिखना। पॉइंट नंबर 1, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ रुमाल देना एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ रुमाल दो ना एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन subsidiary at the time of acquisition of shares in subsidiary in subsidiary revaluation of fixed asset is considered. Revaluation of fixed asset is considered at the time of acquisition of shares in subsidiary. Revaluation of fixed asset is considered. Revaluation of assets of subsidiary is only considered. Revaluation of assets of holding company is irrelevant. मतलब उससे मतलब नहीं है, is irrelevant, right? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज ओनली कंसिडर, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी का रिवैल्यूएशन ही कंसिडर किया जाएगा। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इज इररिलेवेंट। ठीक है, तो प्रोसीड कैसे करना आप देखना। तीसरा चीज एकदम इंपॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन revaluation on the date of revaluation on the date of acquisition is relevant। मतलब रिवैल्यूएशन जो होगा वो डेट ऑफ एक्विजिशन पे जो रिवैल्यूएशन हो रहा है वही रेलेवेंट है, बाकी सब इररेलेवेंट है। ट्रीटमेंट कैसे करना देखना। ट्रीटमेंट करना है कुछ इस तरह। ट्रीटमेंट करते वक्त सबसे पहले ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करना है। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन
मार्केट वैल्यू of assets on the date of acquisition minus book value of assets on the date of acquisition. ये आएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहा से 4 लाख, बुक वैल्यू कम रहा तो प्रॉफिट आएगा, और अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है और बुक वैल्यू 5 लाख है तो लॉस आएगा। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन इज इम्पॉर्टेंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस आएगा। उसके बाद अगर लॉस आया तो रिवैल्यूएशन से अगर लॉस आया तो अगर लॉस आया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन होगा, सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। और वो कैसे निकलेगा, लॉस इनटू रेट इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, तो ये फॉर्मूला है निकालने का सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन। और अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हुआ तो उस केस में क्या होगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और वो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे होगा, प्रॉफिट इनटू रेट इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, प्रॉफिट इनटू रेट इनटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। ठीक है, अब देखना, ये सबसे पहले अपने को रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। तो पहला स्टेप ये रहेगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकालने का। दूसरा स्टेप रहेगा हमें फाइंड आउट करना है सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन या फिर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो दूसरे स्टेप में हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे बेसिकली। ठीक है, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा वो देखो, ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ होगा। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले ईओपी में एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट इन ईओपी इन कैपिटल प्रॉफिट।
तो एओपी में कैपिटल प्रॉफिट में इसका एडजस्टमेंट होगा, एओपी में कैपिटल प्रॉफिट में, ठीक है। उसके बाद अभी कैपिटल प्रॉफिट में कौन से वाले मतलब कैपिटल प्रॉफिट में कब होगा, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, यहाँ लिख देता हूँ आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। तो टाइम एडजस्टमेंट होने के बाद इसका ट्रीटमेंट होगा एओपी में। उसके बाद ये जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसका ट्रीटमेंट है। तो ये प्रॉफिट या लॉस जो भी आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस, ये प्रॉफिट या लॉस जो कुछ भी आएगा उसका ट्रीटमेंट होगा एओपी में, उसका ट्रीटमेंट होगा एओपी में, वो एडजस्ट होगा। उसके बाद डेप्रीशिएशन जो होगा उसका क्या करना है, डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का क्या करना है वो देखो, डेप्रीशिएशन अगर डेप्रीशिएशन का सेविंग्स रहा, डेप्रीशिएशन का अगर सेविंग्स रहा, सेविंग्स, तो क्या होगा, डेप्रेशन का अगर सेविंग्स रहा तो एओपी में एड बैक, और भी कब, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट इन रेवेन्यू प्रॉफिट, पीएल, ठीक है। अगर सेविंग्स रहा तो इन रेवेन्यू पीएल आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट ये होगा। इन रेवेन्यू पीएल। उसके बाद अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन रहा तो, अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन रहा तो एओपी में लेस होगा आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, ठीक है, इन रेवेन्यू पीएल। उसके बाद एंड में, एंड में क्या होगा, एंड में देखो और एसेट की जो वैल्यू है, एसेट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ एसेट्स shall be reduced or increased with profit oblique loss on revaluation और and depreciation। तो बैलेंस शीट में जो एसेट होगा, बैलेंस शीट में जो एसेट होगा उस एसेट, जैसे ये बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में जो एसेट होगा, एसेट्स का जो भी वैल्यू होगा उसमें रिवैल्यू, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है, और अगर रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है तो माइनस करना है, और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है
एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो माइनस करना है, और एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो माइनस, सेविंग्स है तो प्लस। तो प्लस इतना कुछ होने के बाद वो फिर आउटर कॉलम में उसको दिखाएंगे। ठीक है, इतना कुछ होने के बाद तो ये तीन जगह देखो एडजस्ट हो रहा है, और ये सारा सारा चीज़ ये एओपी मतलब सब्सिडरी का एओपी बनता है। तो एओपी में जो एडजस्टमेंट होगा ये दो एडजस्टमेंट है, ये प्रॉफिट या लॉस हुआ, डेप्रेशन हुआ तो क्या होगा, ये दोनों एडजस्टमेंट किसके लिए हो रहे हैं, ये दोनों एडजस्टमेंट एओपी में ही होंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में। और तीसरा जो एडजस्टमेंट है ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में होगा, ये एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में है। तो बेसिकली इसके दो एडजस्टमेंट है, एक एडजस्टमेंट एओपी में और एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में। तो एओपी में जो एडजस्टमेंट होगा वो क्या होगा, एओपी में जो एडजस्टमेंट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करेंगे, और लेस लॉस हुआ तो लेस करेंगे। और अगर मान लो एडिशनल डेप्रेशन, मतलब जैसे एसेट की वैल्यू अगर 4 लाख है, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा, एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जरा छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक्विजिशन का डेट है, एक्विजिशन डेट 1/11/12, ऐसा ही एक्विजिशन डेट है। और बुक वैल्यू आपको एसेट का दे रखा है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट आपको दे रखा है 4 लाख। ठीक है, मार्केट वैल्यू भी आपको प्रॉब्लम में दे रखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 5 लाख। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट और मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 4 लाख 5 लाख दे रखा है, इस तरह कुछ दे रखा है। रेट दे रखा है 10%। अब देखना, अब हम सोल्यूशन अगर करें तो क्या क्या कहाँ कहाँ इफेक्ट दिखेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 5 लाख रुपया, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स 4 लाख रुपया। तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, राइट। प्रॉफिट कितने का, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ये कहाँ एडजस्ट होगा, देखो ईओपी जो आप बना रहे होंगे, ईओपी में कैपिटल, रेवेन्यू और टोटल ऐसा लिखते हैं आप। तो ईओपी में टाइम एडजस्टमेंट के बाद, टाइम एडजस्टमेंट के बाद यानी कि आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, टाइम एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद जो बचेगा उसमें से उसमें इस प्रॉफिट को ऐड कर देना है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ऐसा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है हमारा, इस 1 लाख के प्रॉफिट में 10% का एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एक्विजिशन डेट अगर मान लो 1/11 है, ईयर एंडिंग है 31/3/13, तो 1/11 से 31/3/13 कितना हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा 1 लाख, यानी प्रॉफिट इंटू 10% इंटू रेट 10% कर दिया, इंटू पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, मतलब जिस दिन से एक्विजिशन किया है उस दिन के बाद से ईयर एंडिंग तक कितना पीरियड है, महीना है, देख लेना, नवंबर यानी 11 12 1 2 3 यानी 3 2 5 महीना। ठीक है, तो 5/12, अब ये कितना होगा 5/12, आप अगर कैलकुलेटर लें और उस पर 10,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5, 4166, ये आ रहा है 4166, राइट, ये आ रहा है 4166। और ये 4166
जो है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, यानी याद रखना अगर प्रॉफिट होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा और लॉस होगा तो सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन होगा। मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन कहाँ दिखेगा, लेस आइटम, और वो कहाँ से, पीएल से, ये रेवेन्यू है, ठीक है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऐसा, अब समझ में आ रही है आपको बात। ये यहाँ ये ऐड हो गया और ये फिर यहाँ ऐसे करके दिखेगा, तो कुछ इस तरह ट्रीटमेंट होगा। और उसके बाद फिर ये चीज़ बैलेंस शीट में कहाँ कैसे दिखेगा, बैलेंस शीट में गए, बैलेंस शीट में जो भी एसेट का वैल्यू होगा वो लिखा हुआ है, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,00,000 रुपया, ठीक है, माइनस करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन 4167, और फिर जो होगा वो बाहर में दिखाएंगे अपने। तो एक बार आपको समझा दिया ये जल्दी जल्दी एग्जैक्टली कैसे होगा। नोटिंग आप देख लिए और ये भी चीज़ आप समझ गए। सबसे पहले क्या करना, रिवैल्यूएशन होगा एसेट का, तो आपको बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करना। कब कंपेयर करना है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू कंपेयर करना है ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है सर, उसके बाद हमें चेक करना प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो क्या निकलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और लॉस हुआ है तो क्या निकलेगा, सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन। और सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन अगर निकल रहा है तो वो अच्छा, ये एडजस्टमेंट कहाँ होगा, फिर एओपी में होगा। एओपी में क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ है तो एओपी में कैपिटल प्रॉफिट में ऐड होगा, और अगर लॉस हुआ है तो कैपिटल प्रॉफिट से माइनस होगा। अच्छा, सेविंग्स एंड डेप्रिसिएशन है तो रेवेन्यू पीएल में ऐड होगा, और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन है, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज होना है, यानी कि एसेट का वैल्यू तो बढ़ गया ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ गया। अब उस एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो बढ़ने के बाद उस पर डेप्रिसिएशन जो होगा वो कम चार्ज हुआ होगा, तो उसको और एक्स्ट्रा चार्ज करना है। वो जो चार्ज होगा वो एडिशनल डेप्रिसिएशन होगा तो वो माइनस किया जाएगा प्रॉफिट में से, रेवेन्यू पीएल से। और ये सब किसके में से होंगे, सब्सिडरी वाले में से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब बैलेंस शीट में एसेट सबका ऐड होगा तो उस केस में क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो उसमें ऐड किया जाएगा, और लॉस हुआ तो माइनस किया जाएगा, और अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन हुआ तो माइनस किया जाएगा, सेविंग्स हुआ तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये चीज़ प्रैक्टिस एक दो बार करेंगे तो हो जाएगी आपकी। और ये अगर कोई सम है तो हम इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। चलो इस पे प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे पहले, नोटिंग बोनस शेयर्स। नोट नंबर 5 आ जाना, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 में आ जाओ, देखो नोट 5। नोट 5 में हम लोग लिखते हैं, लिखो नोट 5 में लिखना बोनस शेयर, बोनस इशू ऑफ शेयर बाय सब्सिडरी। बोनस इशू ऑफ शेयर्स बाय सब्सिडरी। सब्सिडरी कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करेगी तो क्या होगा, तो समझने की कोशिश करना। मैं थोड़ी चीज़ आपको समझाता हूँ, देखो छोटी सी चीज़ है, बस मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये होल्डिंग कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी, राइट। तो से सब्सिडरी कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है, मान लो
होल्डिंग कंपनी ने 75% रखा है, इसमें है होल्डिंग कंपनी के 75% है, तो और 25% किसके हैं, वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मतलब और दूसरे लोगों के हैं। मतलब इस कंपनी पे कंट्रोलिंग अगर पावर है किसी का तो वो किसका है, होल्डिंग कंपनी का, और नॉन कंट्रोलिंग पावर है तो वो किसका है, माइनॉरिटी वालों का। ठीक है, मतलब इसमें जो 25% हिस्सा है उस पर होल्डिंग कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है, उस पर होल्डिंग कंपनी हैज नो कंट्रोल ओवर दैट। चलो, अब अगर मान लो होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी का टोटल शेयर्स 1 लाख शेयर्स है, टोटल 1 लाख शेयर्स है, तो उसमें 75,000 शेयर्स किसके पास होंगे, इनके पास, और 25,000 शेयर्स किसके पास होंगे, इसके पास होंगे। सही है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के पास होंगे, यानी ये होल्डिंग कंपनी के पास होगा और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों के पास होगा। तो अगर मान लो कंपनी बोनस इशू करती है, मैं बोल रहा हूँ बोनस इशू कर रही है 1:1 की, ये बोनस इशू कर रही है कंपनी, बस मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ। बोनस इशू कर रही है कंपनी 1:1 की, मतलब एक शेयर के बदले एक, अगर आप एक शेयर लेकर रखें तो आपको एक शेयर और मिलेगा। इसका मतलब पहले वाले केस में अगर 1:1 बोनस है तो ये जो होल्डिंग कंपनी 75,000 शेयर रखी है तो उसको 75,000 शेयर और मिलेगा, और इसको 25,000 शेयर और मिलेगा। अब कंपनी के पास पहले टोटल शेयर 1 लाख थे, अब कंपनी के पास टोटल शेयर कितने हो जाएंगे, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, टोटल शेयर कंपनी के पास 2 लाख हो गया, और इनके पास कितना हो गया, 1,50,000 और 1,50,000 और ये 25,000। समझ रहे हैं, मतलब 1:1 बोनस जब इशू किया तो कंपनी इतना शेयर इशू किया इस तरह, जिसके पास एक है उसको एक मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि भाई ऑलरेडी पहले भी तो शेयर्स थे ना, तो वो शेयर्स तो थे ही, उसके बदले और शेयर्स मिल गया। तो टोटल शेयर्स कंपनी के पहले 1 लाख थे, अब बोनस इशू किया 1:1, मतलब कंपनी ने टोटल, कंपनी के पास टोटल शेयर हो गया 2 लाख, 1:1 बोनस इशू किया। ठीक है, बोनस इशू किया 1:1। दूसरा केस अगर मान लो कंपनी 1:3 बोनस इशू करती है, दूसरा केस 1:3, 1:3, 1:4 कर लो, 1:4, यानी जिसके पास 4 शेयर है उसको एक मिलेंगे। ठीक है, तो पहले कंपनी के पास कितने शेयर थे, 75,000 होल्डिंग कंपनी के पास, तो होल्डिंग कंपनी को कितने मिलेंगे शेयर्स, 75,000 इंटू 4 इंटू 1/4, यानी 4 शेयर के बदले एक शेयर, 75,000 इंटू 1/4, मतलब 4 हैं तो एक मिलेंगे आपको शेयर, तो उसको कितना शेयर मिलेगा, आप डिवाइड करके देखो, 75,000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1, यानी 18,750, तो 18,750 शेयर मिलेगा। ठीक है, इनको जो मिलना है मिलेगा। तो ये बोनस इशू ऐसे ऐसे, मतलब ये बोनस इशू कंसिडर होता है इसमें। तो बोनस इशू कहने का मतलब क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट में, कंपनी के बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल होगा, अगर कंपनी बोनस इशू कर रही है, कौन, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, तो जो जिस रेशियो में बोनस इशू कर रही है उस रेशियो में बोनस इशू करने के बाद कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल जो है इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो कंपनी अगर 1:1 बोनस इशू कर रही है, कंपनी अगर 1:1 बोनस इशू कर रही है तो कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और कंपनी अगर 1:3 इशू बोनस इशू कर रही है, मतलब 3 के बदले एक, कंपनी अगर 1:4 कर रही है मतलब 4 के बदले एक, तो ये तरीका है बोनस इशू करने का। ठीक है, अच्छा, अब बोनस इशू होता है तो मैं एक बार बोनस, मेरे को पता है आप लोग अगर नहीं पढ़े हो क्या है नहीं है, तो बस बोनस इशू की एक बार एंट्री आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो, बोनस इशू की एंट्री क्या होगी, बोनस इशू की, बोनस इशू की एंट्री होती है GR PL GRPL डेबिट, और ये बहुत सारे होते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसा। इसका मतलब है कि जब बोनस इशू करते हैं तो हम
जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसका मतलब यह है कि भैया जीआर और पीएल को हम घटाते हैं। अब आप बात समझ गए कि बोनस इशू करने का मतलब क्या हो गया, कहाँ बोनस इशू जब भी करते हैं तो हम लोग, इसका मतलब है हम उनको शेयर होल्डर को, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं। हाँ, और एक के बदले एक, दो के बदले एक, तीन के बदले एक, चार के बदले दो, ऐसा कुछ कुछ भी रेशियो होगा देने का, इस तरह से हम उनको दे रहे हैं। ठीक है, तो बोनस इशू करने की एंट्री हो गई जीआरपीएल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा समझो, जब सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी एक्वायर किया होगा कोई भी, जब एक्वायर किया होगा शेयर्स यानी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसमें, तो उस केस में क्या हुआ होगा, उस डेट में क्या हुआ होगा, या तो उस डेट के पहले या तो उस डेट के बाद बोनस इशू मान लो हुआ है, तो वो बोनस इशू सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में और सब्सिडरी कंपनी के एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में या सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में कैसे एडजस्ट होगा, और वही बोनस इशू होल्डिंग कंपनी के बुक्स में कैसे एडजस्ट होगा, इसका ट्रीटमेंट हमको करना है। ठीक है, आओ देखो, बोनस इशू लिखते रहना, इज मेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर रेगुलेशन। ठीक है, दो केसेस करेंगे बोनस इशू के लिए, ट्रीटमेंट जो होगा अकाउंट में उसके लिए दो केसेस करेंगे। ठीक है, पहला केस क्या होगा, सब्सिडियरी कंपनी हैज पास्ड एंट्री फॉर बोनस। ठीक है, पहला केस सब्सिडरी, मतलब ये सब्सिडरी के बुक में बात कर रहे हैं, यहाँ लिख दो ऊपर में सब्सी, एक सेकंड, यहाँ लिखना इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी। तो इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी में अगर सब्सिडरी कंपनी हैज पास द एंट्री फॉर बोनस तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा है सब्सिडरी कंपनी हैज नॉट पास्ड, सब्सिडरी कंपनी हैज नॉट पास्ड एंट्री फॉर बोनस, तो सब्सिडरी कंपनी अगर बोनस की एंट्री पास नहीं कर रखी है तो क्या होगा। अब मैं जैसे कह रहा हूँ आप आराम से इसको लिखते रहना, और लिखने के बाद मैं इस पर प्रॉब्लम कराऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आप एक बार लिखो। उसके बाद क्या होगा बाबू, ये ज़रा देखना, अगर सब्सिडरी कंपनी ने एंट्री पास कर रखी है तो सब्सिडरी कंपनी ने अगर एंट्री पास कर रखी है तो इसका मतलब क्या है कि उसने कैपिटल प्रॉफिट में से घटा दिया है और उसने शेयर कैपिटल में जोड़ रखा है। देखो, अगर एंट्री पास कर रखी है इसका मतलब है कि उसने जीआरपीएल यानी कैपिटल प्रॉफिट को घटा रखा है, और उसने कैपिटल प्रॉफिट को घटा रखा है और इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, अगर सब्सिडरी कंपनी बोनस की एंट्री पास कर लेती है तो सब्सिडरी कंपनी के जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जो भी शेयर कैपिटल होगा वो शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल में बोनस इशू भी मिला हुआ होगा, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर
प्लस बोनस इशू दोनों मिलकर उसके अंदर हैं, ठीक है। तब क्या करना होगा, देखो एकदम प्रॉपर वे में बताता हूँ। ऐड, पहला काम है ऐड करो, ऐड बोनस इशू इन एओपी रेवेन्यू प्रॉफिट, उसको रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड कर देना, ठीक है, बोनस इशू का जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद अप्लाई टाइम एडजस्टमेंट, उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करना। तीसरा, उसके बाद तीसरा क्या होगा, थर्ड वन, फिर टाइम एडजस्टमेंट के बाद डिडक्ट डिडक्ट बोनस इशू फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और सोर्स और फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम वेयर it has been issued, ये कहने का क्या मतलब हो गया, सबसे पहला काम तो आपने करना है कि आप इसको बोनस इशू को ईओपी में रेवेन्यू प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे, फिर उसके बाद टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे और फिर बोनस को डिडक्ट करेंगे या तो कैपिटल प्रॉफिट से या फिर जहां से उसको जिस जगह से इशू हुआ है उस जगह से मान लो एक्विजिशन के बाद अगर मान लो इशू हुआ है तो फिर रेवेन्यू से घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये काम तो ऐसा हो गया। इस सब्सिडरी कंपनी हैज पास्ड एंट्री फॉर बोनस, तो सब्सिडरी कंपनी में इस तरह कुछ एडजस्टमेंट उसके होंगे और कुछ नहीं करना उसमें, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी का बुक में। यहाँ एक पॉइंट बस और लिख लो, ऑलवेज अज्यूम बोनस इज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, बोनस इज फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, तो ये हमेशा अज्यूम करना कि बोनस कैपिटल प्रॉफिट से ही दिया गया है, ठीक है। चलो, और कहीं एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर मैं लिखता हूँ, देखो क्या, सब्सिडरी कंपनी हैज़ नॉट पास्ड एंट्री फॉर बोनस, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में सिंपल है, बोनस की एंट्री आपको पास करनी है और कुछ नहीं करना है, आपको बोनस की एंट्री पास करनी है। उस केस में आपको क्या करना है, देखो जरा, क्योंकि बोनस जब सब्सिडरी कंपनी ने एंट्री पास नहीं की है इसका मतलब उसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। जब उसने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है तो फिर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्चुअली जो एडजस्टमेंट होता बोनस इशू का उसके बुक्स में वो, तो उसके बुक्स में बोनस इशू का एडजस्टमेंट क्या होता बाबू, उसके बुक्स में बोनस इशू का एडजस्टमेंट होता कि एक तो प्रॉफिट घटता, और प्रॉफिट कहाँ से घटता, ईओपी का प्रॉफिट घटता, ईओपी का प्रॉफिट घटने के बाद क्या होता, ईओपी का प्रॉफिट घटने के बाद क्या होता कि भाई ईओपी का प्रॉफिट घटने के बाद होता कि सर हमें टाइम वाइम एडजस्टमेंट अप्लाई नहीं करना है, टाइम एडजस्टमेंट जैसे अप्लाई होता है हो रहा है होने दीजिए, एंट्री तो पास हुआ नहीं, इसका मतलब सब प्रॉफिट अलग अलग करने के बाद हमें फिर जहाँ से उसको घटना चाहिए वहाँ से घटाना।
चलो, ये बोनस लिखा हुआ है, आपको अगर लगे बोनस इशू, ठीक है। चलो, तो अगर एंट्री पास नहीं हुई है तो फिर क्या करना है? उसमें फिर एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब एंट्री पास नहीं हुई तो डिडक्ट बोनस इशू फ्रॉम एओपी, और वो भी कैसे? वो भी कहाँ से? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट को ही घटाना है एओपी के, ठीक है। एओपी के कैपिटल प्रॉफिट को घटाना है। उसके बाद इसको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बोनस इशू, डिस्ट्रीब्यूट बोनस इशू इशू इन माइनॉरिटी एंड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो बोनस इशू को माइनॉरिटी और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ये पॉइंट यहाँ भी अप्लाई होगा, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी वहाँ तक पढ़ लिया है कि बोनस बोनस इशू का ट्रीटमेंट वगैरह हमने कर लिया है। कैसे बोनस इशू को ट्रीट करते हैं सीबीएस में, वो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा देखेंगे एक बार कि एग्जैक्टली क्या होगा बोनस में, और कैसे उस पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ताकि हमारा अप्रोच और क्लियर हो जाए उसको लेकर, राइट। चलो, एक छोटी सी बात है ना, लिख लो, एक छोटी सी बात लिख लो, लिखो ना, लिखो जरा। डिग्री ऑफ कंट्रोल और डिग्री ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग रेशियो और होल्डिंग रेशियो डिग्री ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर बोनस इशू। मतलब डिग्री ऑफ कंट्रोल और जो रेशियो है ना, डिग्री ऑफ कंट्रोल और जो रेशियो है वो बोनस इशू के बाद ही आप उसको ये करेंगे। बोनस इशू के बाद आप उसको कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोनस इशू के बाद वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो देखो, डिग्री ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग रेशियो शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर बोनस इशू, शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर बोनस इशू। आप एकदम टेंशन नहीं लेना, सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वीडियोस नहीं जा रहे थे। अभी वीडियोस ऐसे जाएंगे, आप पढ़ पढ़ के पंडित बन जाओगे, ठीक है। चलो, और कोई अगर बात हुई तो इसमें लिख देंगे। और ये नोट नंबर कितना जा रहा है बच्चों, देखो जरा, ये नोट नंबर जा रहा 5। अभी नोट नंबर 6 आना। मैं सारी बातें पहले आपको लिखवा देता हूँ। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 देखना जरा, नोट नंबर 6। नोट नंबर 6 में लिखो क्या है? कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट। कॉन्ट्रा, अब बोलेंगे भैया कॉन्ट्रा गेम बचपन में खेलते थे वही वाला है क्या?
ना 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 ना, कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट। ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट क्या है भैया? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा क्या है भैया? आप कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा ना करिए, बताइए कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट क्या है? ये कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट है बच्चों जिसको देखकर आपको खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी, और कभी कभी आप कंफ्यूज भी होते रहेंगे प्यारे बच्चों, कभी कभी आप कंफ्यूज भी होते रहेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मैं लिखता हूं, अब मैं लिखते लिखते बोलता भी हूं, अपने पास समय की कमी है, लिखते लिखते बोलता भी हूं, आप देखते रहिए। वेर होल्डिंग कंपनी, where holding company and subsidiary company, where holding company and subsidiary company are debtor and creditor for themselves, for themselves, ये या तो ये बात हो गई, या दूसरी where bills payable and bills receivable are done in between them। ठीक है, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और होल्डिंग और सब्सिडियरी issued bills विद इन ग्रुप, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज हो गया फिर ये, विद इन ग्रुप। सही है, चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट है वेर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन देम, टेकन प्लेस बिटवीन देम। ये तीन बातें हो गई बच्चों, ये तीन बातें हो गई। इस तीन बातों में क्या देखना है? देखो पहली बात कौन सी है? पहली बात कौन सी है? पहली बात ये है कि भैया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में पैसों का लेन देन होगा। और पैसों का लेन देन, ये देखो ये वाली बात, पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन, पैसों का लेन देन होगा, पैसों का लेन देन। और ये जो पैसों का लेन देन है ना, ये जो पैसों का लेन देन है बच्चों, ये पैसों का लेन देन, कुछ पैसे उसने उधार दिए होल्डिंग को, कुछ पैसे होल्डिंग ने उधार दिए सब्सिडियरी को, इसी को कहते हैं पैसों का लेन देन। और ये जो पैसों का लेन देन है ना, और ये जो पैसों का लेन देन है ना, ये आपस में किया गया होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में। बच्चों ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में पैसों का लेन देन किया गया है। आप बोलेंगे भैया आप कहां चले गए थे? भैया यहीं थे, बस कहीं गए नहीं थे, बस आपके पास थे। आवाज तो आ रही थी ना भैया की आपको। देखो ये दूसरा क्या है? दूसरा बोल रहा है कि बिल इशूड हुए हैं, बिल इशू हुए हैं विद इन ग्रुप, बिल इशू हुए विद इन ग्रुप। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका यह है कि होल्डिंग और सब्सिडियरी कंपनी ने आपस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आदान प्रदान किया।
किसी ने इशू किया, किसी ने रिसीव किया। होल्डिंग ने सब्सिडरी को बिल इशू किया तो सब्सिडरी ने रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्या बोलता है, पहला वाला बोलता है कि होल्डिंग कंपनी ने या तो गुड्स बेचा या तो एसेट बेचा सब्सिडरी को, या फिर एसेट सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, या सब्सिडरी ने गुड्स होल्डिंग को बेचा, ठीक है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं बच्चों, ठीक है, ये सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इनको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं, मतलब डेटर क्रेडिटर बोथ हैं आपस में, डेटर क्रेडिटर ग्रुप में डेटर क्रेडिटर। जैसे समझ लो आपने अपने पिताजी से पैसे लिए उधार, और फिर आप तो वो अगर एज अ फैमिली देखें तो आपने फैमिली में उधार लिया, एक आदमी का एसेट बना, एक आदमी का लायबिलिटी बना, ये थोड़ी होता है। एज अ फैमिली तो वो एक ही पैसा है, समझ रहे हैं, है ना। आइए, तो वेयर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर डेटर एंड क्रेडिटर फॉर देमसेल्फ, वेयर बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल आर डन इन बिटवीन देम, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी इशूड बिल्स विद इन ग्रुप, या फिर वेयर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन टेकन प्लेस बिटवीन देम। तो इस केस में इसको कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो समझना। ट्रीटमेंट मैं आपके लिए वो फेवरेट ट्रीटमेंट लिखवा रहा हूं, जो ट्रीटमेंट आपको पसंद है। देखो ट्रीटमेंट, रिड्यूस बोथ रिड्यूस फ्रॉम बोथ, लिखो ना, रिड्यूस फ्रॉम बोथ, रिड्यूस फ्रॉम बोथ assets and liability, reduce from both assets and liability the common amount held between them, जैसे कि जो CBS बनेगी ना, CBS, ये CBS बनेगी, मान लो जो CBS बनेगी, CBS में से क्रेडिटर इधर डेटर्स, ठीक है। तो कॉमन अमाउंट जो रहेगा ना वो यहां से माइनस करना है कॉन्ट्रा बोलकर, ऐसा लेस कॉन्ट्रा। मैं एग्जांपल ले लेता हूं एक से, होल्डिंग कंपनी, चलो एग्जांपल उसमें ही कर लेंगे, ये बड़ा सा एग्जांपल जो रहेगा उसके अंदर भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा हो जाएगा ट्रांजैक्शन, मतलब कि जितना अमाउंट दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, जितना अमाउंट दोनों में कॉमन होगा वो माइनस कर देना। मैं यहाँ हिंदी में ही लिख देता हूँ, ठीक है, हिंदी में ही लिख देता हूँ कि जितना अमाउंट दोनों में कॉमन होगा वो लेस करना है, यानी जितना अमाउंट दोनों में कॉमन होगा वो लेस करना है बच्चों, ठीक है। चलो इसके बाद आता है नोट नंबर 7, इसके बाद आता है नोट नंबर 7। नोट नंबर 7 क्या कहता है, नोट नंबर 7 क्या कहता है, देखो नोट नंबर 7 है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी, और कंटिंजेंट लायबिलिटी हो क्या गई सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या हो गई सर, कंटिंजेंट लायबिलिटी आखिर में हो क्या गई सर। देखो मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए। से अगर ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर वाई, ठीक है, समझाने के लिए, मेरे को पता है तुम लोग को याद तो नहीं होगा ये चीज़, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए फिर भी मैं ले लेता हूँ। ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने ड्रॉ किया बिल मिस्टर वाई के ऊपर में,
तो मिस्टर एक्स के लिए वो बिल्स रिसीवेबल हो गया, मिस्टर वाई के लिए वो बिल्स पेबल हो गया। मिस्टर एक्स को वो बिल मिला, बिल रिसीव किया मिस्टर एक्स, ठीक है, और मिस्टर एक्स उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, बैंक से डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। अब ड्यू डेट में क्या होगा, अब ड्यू डेट में जब आएगा, ड्यू डेट में बैंक जाएगा, बैंक, ये है बैंक, ये है बैंक, बैंक जाएगा मिस्टर वाई के पास, ठीक है। मिस्टर वाई पैसा नहीं दिया, ठीक है, मिस्टर वाई पैसा नहीं दिया, तो बैंक आएगा मिस्टर ए के पास, ठीक है। इफ नॉट पेड बाई वाई, तो मिस्टर बैंक आएगा मिस्टर एक्स के पास में, बोलेगा मैंने तुमको पैसे दिए, तुम मेरे को पैसा दे दो, तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, बैंक को पेमेंट कर देंगे। उससे बिल का अमाउंट था 10,000, ठीक है। तो वो 10,000 रुपीज़, वो 10,000 रुपीज़ एक्स के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्स के लिए, ठीक है। वो 10,000 रुपीज़ एक्स के लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी होगा। ये समझ आ गया, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है समझाने के लिए। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में आएगा, तो आप करेंगे क्या, देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी हमेशा आपको बैलेंस शीट के नीचे दिया हुआ रहेगा। ये मान लो बैलेंस शीट है अपना, ठीक है, और ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के नीचे लिखा हो रहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी, ऐसे मान लो 10,000, ऐसे, ये ऐसे दिया रहेगा। तो करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो पहले देख लो। ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले चेक हाउ मेनी या हाउ मच बिल्स, अब हाउ मच ना लिखो, चेक द अमाउंट ऑफ बिल्स इशूड विद इन ग्रुप, ये चेक करेंगे। दूसरा, चेक वेदर दे स्टिल होल्ड the bill, whether they still hold the bill, whether they still hold the bill, चेक करेंगे whether they still hold the bill। अगर आंसर आता है यस, देन आपको करना है, अगर आंसर आता है यस तो देन आपको देन कैंसिल कॉमन बिल्स लाइक कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट, ठीक है, लाइक कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट, ठीक है, सही है, लाइक कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट। उसके बाद तीसरा काम, अब देखो ये यहां तक कॉन्ट्रा चला, ठीक है, उसके बाद चेक करो, फिर चेक बिल डिस्काउंटेड या फिर एंडोज्ड, चेक बिल डिस्काउंटेड या एंडोज्ड एंड डिडक्ट that amount from contingent liability, deduct that amount from contingent liability। तो आपको करना क्या है, मैं अभी समझा दूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, उसमें आपको बढ़िया से समझा दूंगा और आपको समझ में भी सब आ जाएगा, चिंता ना करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए, अब एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गया बस, इसके बाद सब कुछ कंप्लीट है, फिर अपने सवाल पे सवाल करते रहिए, ठीक है। लास्ट एडजस्टमेंट,
नोट नंबर, क्या नोट नंबर होगा, नोट नंबर 7 होगा ना, 6 या 7, 7 हो गया, 8 नंबर नोट है, नोट नंबर 8। डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट, डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट, ठीक है, डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट। ये डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट क्या है बच्चों, देखो जरा, सुनो, एग्जाम्पल समझो। ये है होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडियरी, ठीक है। होल्डिंग ने सब्सिडियरी में 80% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। सब्सिडियरी ने डिविडेंड पेमेंट किया, ठीक है, डिविडेंड पे किया 1 लाख रुपया, ठीक है। उस 1 लाख के डिविडेंड में, उस 1 लाख के डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी को कितना मिलेगा, 1 लाख के डिविडेंड में, 1 लाख के डिविडेंड में होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, होल्डिंग कंपनी को मिलेगा 80,000 और माइनॉरिटी को मिलेगा 20,000, ठीक है। अब देखो होल्डिंग अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, होल्डिंग के बुक में एंट्री देखो, होल्डिंग के बुक में एंट्री होगा, पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि ये इनकम हो गई, समझते रहना बाबू, धीरे धीरे समझते रहना। दूसरी एंट्री होगी इसके बुक में, इस एंट्री को अब डिविडेंड रिसीव को पीएल में ट्रांसफर करने का, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, मैं बच्चों वाली एंट्री सिखा रहा हूं आपको, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी, तो इस एंट्री के लिए एक सिंगल एंट्री अपने कर सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसा समझो, ठीक है। ये एंट्री होगी, ये आपको समझ में आ गया चीज, ये एंट्री होगी। अब बस एक छोटी सी चीज समझना, बस मैं आप समझाने वाला हूं, और मैं एक बार यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, बस छोटी सी चीज नीचे समझा रहा हूँ, देखो जरा। देखो मान लो ये है टाइमलाइन, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, ये टाइमलाइन है, ठीक है। देखो इस टाइमलाइन में ये है, इस ये डेट का नाम है 1/4/19, इसका नाम है 31/3/20, ऐसा, ये 1/4/19 है और ये 31/3/20 है बच्चा लोग, ये 1/4/19 और ये 31/3/20 है, ठीक है। चलो अभी देखो जरा, अब क्या होगा, अब क्या होगा से हमने ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये डेट ऑफ एक्विजिशन, इस डेट में शेयर परचेज किया गया है, और ये डेट है मान लो 30/9/19, ठीक है। अब ये हुआ है बाबू, अच्छा बस एकदम साथ में रहना, बस सब समझ में आना चालू हो जाएगा, बस थोड़ा साथ में रहना। ये एक पीरियड है, ठीक है, ये एक पीरियड है छोटा बच्चा लोग, ये एक पीरियड है बच्चों, ये एक पीरियड है। इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में क्या हुआ, देखो देखो डिविडेंड दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड, ठीक है। मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिविडेंड के टाइप, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डिविडेंड के टाइप्स, समझो। ये जो साल है, इस साल का नाम है, इस साल का नाम है 2018-19, ठीक है बच्चा लोग। अब एक चीज समझना, 2018-19 का जो डिविडेंड होगा वो 2018-19 में प्रपोज होके 2019-20 में मिलेगा शेयर होल्डर्स को, ठीक है।
अब समझो, मैं सबसे पहले फाइनल डिविडेंड की बात कर लेता हूँ। फाइनल डिविडेंड, ठीक है, पहले समझना फिर लिख लेना आप आराम से। 2018-19 साल का डिविडेंड इस साल प्रपोज होता है और नेक्स्ट ईयर पेड होता है, इस साल पेड होता है, ऐसे ऐसे। तो 2019-20 में मैं यहाँ लिखता हूँ, 2019-20 में 2018-19 का डिविडेंड पे किया। चलो, अब ऐसा बात लिखा हुआ, तो इसका मतलब मेरे को बताओ कि ये जो डिविडेंड है ये किस साल से रिलेटेड है? 2018-19 से रिलेटेड है कि 2019-20 से रिलेटेड है? आप यही बोलेंगे ना भैया 2018-19 से रिलेटेड है, क्योंकि 2018-19 का बैलेंस शीट पीएल बन गया है, अब वहां प्रॉफिट कंप्यूट हो गया है और प्रॉफिट फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इस साल आ रहा है, मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इस डिविडेंड को बोलेंगे फाइनल डिविडेंड। इस डिविडेंड को क्या बोलेंगे? फाइनल डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड, ठीक है, इसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। इसको फाइनल डिविडेंड कहेंगे प्यारे बच्चों, इसको फाइनल डिविडेंड कहेंगे। अब बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको फाइनल डिविडेंड कहेंगे बच्चों। तो फाइनल डिविडेंड कौन सा हो गया सर? फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड है जो एक साल प्रपोज होगा और दूसरे साल पेमेंट किया जाएगा, जो पूरे साल का डिविडेंड होगा, ठीक है। तो अगर 2018-19 का डिविडेंड 2020 में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डिविडेंड पिछले साल का है, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड है। अब देखो, समझने की कोशिश करना। ये है एक्विजिशन का डेट, ये है एक्विजिशन का डेट, ये एक्विजिशन का डेट है 30/9/19। तो क्या ये जो डिविडेंड मेरे को मिला है, इससे पहले के प्रॉफिट का जो भी डिविडेंड मिलेगा, इससे पहले के प्रॉफिट का जो भी डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड कहलाएगा प्री प्रॉफिट डिविडेंड। वो कहलाएगा प्री प्रॉफिट डिविडेंड। इससे पहले के प्रॉफिट से जो भी डिविडेंड मिलेगा, समझो, इससे पहले के प्रॉफिट से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो कहलाएगा प्री प्रॉफिट डिविडेंड, और इसके बाद के प्रॉफिट से जो भी डिविडेंड मिलेगा वो कहलाएगा पोस्ट प्रॉफिट डिविडेंड, ठीक है। प्री प्रॉफिट डिविडेंड का मतलब हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड, और ये पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट डिविडेंड, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट से पेमेंट होगा। कैपिटल प्रॉफिट, वो कैपिटल प्रॉफिट से पे होगा, कैपिटल प्रॉफिट से पे होगा, राइट। और ये जो डिविडेंड है वो रेवेन्यू प्रॉफिट से पे होगा, प्रॉफिट से पे होगा। आप समझने की कोशिश करना, से पे होगा। बस साथ में बने रहना, चीज समझ में सब आ जाएगी, साथ में बने रहना, ठीक है। देखो, तो अब मेरे को चीज समझाओ, 2018-19 का जो डिविडेंड आपको 2019-20 में मिला है, क्या वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड है? क्या वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का है? नहीं 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 नहीं, वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड नहीं है, क्योंकि वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में बाई ही नहीं हुआ है। वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, वो डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के प्रॉफिट से दिया ही नहीं गया। क्या बताओ? 30/9/19 के पहले का, 30/9/19 में एक बार कर्सर ऑन कर देता हूं, तुमको और अच्छे से समझ आएगा। 30/9/19 मैं फिर से कह रहा हूं, 30/9/19 के प्रॉफिट के पहले
30/9/19 के प्रॉफिट या 30/9/19 या 30/9/19 के प्रॉफिट, इस ये पोर्शन, ये देखो 30/9/19 या 30/9/19 के प्रॉफिट के पहले का डिविडेंड, 30/9/19 या 30/9/19 के प्रॉफिट से दिया गया डिविडेंड वो कौन सा कहलाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कौन सा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। फिर से बोल रहा हूं, 30/9/19 या 30/9/19 के पहले का प्रॉफिट जो भी होगा उससे दिया गया डिविडेंड क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड। समझ में आ रहा, दिख रहा है सबको? और 30/9/19 के बाद, 30/9/19 के बाद के प्रॉफिट से दिया गया डिविडेंड कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड। अच्छा, तो तुमको पता है कि सर इस साल मतलब करंट ईयर में, देखो ये जो करंट ईयर दिख रहा है, ये जो करंट ईयर है ना सर, करंट ईयर में तो हमने अक्वायर किया है होल्डिंग कंपनी, हमने सब्सिडरी कंपनी में शेयर अक्वायर किया 30/9/19 को। तो पिछले साल का डिविडेंड, तो 30/9/19 से पहले, 30/9/19 से पहले जितने साल का भी डिविडेंड होगा, 30/9/19 से पहले जितने साल का भी डिविडेंड होगा, अगर वो साल 19-20 में मिल रहा है बच्चों, अगर वो साल 19-20 में मिल रहा है तो वो डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? वो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है बच्चों। वो डिविडेंड कौन सा डिविडेंड है? वो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है। फटाफट बोलो सबको, एकदम क्विक जल्दी बोलो। जिस दिन एक्वायर किया, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन जो डिविडेंड मिला है, जिस दिन एक्वायर किया उस दिन या उस दिन के पहले के प्रॉफिट, पहले के किसी भी साल के प्रॉफिट से जो डिविडेंड मिला है वो सारा डिविडेंड क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड। आप इस बात पर सहमत है कि नहीं सहमत है? जल्दी बताओ, फटाफट बताओ सारे बच्चों, फटाफट बताओ आप इस बात पर सहमत है कि नहीं सहमत है? सबको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ता हूं। अभी 30/9/19 के बाद के प्रॉफिट से दिया गया डिविडेंड जो है वो डिविडेंड क्या कहलाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का डिविडेंड। बात समझ में आ गई? ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। अब देखो मैं यहां लिखता हूं, इसका मतलब है कि डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड प्री होगा, ऑब्वियसली प्री होगा। अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लेता हूं एक बार, अब देखो तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड किसको बोलेंगे? ये जो डिविडेंड है इसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। अब यहां आपको साफ साफ समझ में आएगा। और यहां के बाद से बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है? अच्छा, पिछले साल का जो भी डिविडेंड मिल रहा है करंट ईयर में वो कहलाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड। अब देखो से देखो ये दूसरा पोस्ट एक्विजिशन एंड प्री एक्विजिशन सेपरेशन। अब समझो, देखो ये जो करंट ईयर है ना 19-20, करंट ईयर 19-20, ये क्या है?
एक काम करते हैं, इसको ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। सेपरेशन बोल के ना, मैं फाइनल डिविडेंड के बारे में समझा दिया आपको। मैं इसमें एक काम करता हूँ, आपको इंटरिम डिविडेंड के बारे में समझाता हूँ। इंटरिम डिविडेंड, ये डिविडेंड यहाँ मैं लिखता हूँ, आप देखो समझो एक बार। डिविडेंड पेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर, डिविडेंड पेड फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर up to the date of its payment। तो डिविडेंड पे करना है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर अप टू द डेट ऑफ इट्स पेमेंट। अब एक चीज समझना, छोटी सी चीज है बच्चों, बस छोटी सी चीज है, समझना। मान लो ये 19-20 है, ये एक डेट है, इस डेट का नाम है 31, 30, 11, 19 ऐसा। और 30, 11, 19 को कंपनी एक डिविडेंड दे रही है, ठीक है। वो डिविडेंड जो है ना, वो कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड, कहलाएगा इंटरिम डिविडेंड। और वो इंटरिम डिविडेंड क्यों कहलाएगा छोटे बच्चों, वो इंटरिम डिविडेंड क्यों कहलाएगा? क्योंकि वो करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया है अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। मतलब वो इस साल के करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया है, के प्रॉफिट से, करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया। तो अगर ये डिविडेंड करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया, छोटे बच्चों करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये है कि ये करंट ईयर के प्रॉफिट से पेमेंट किया गया। मतलब इसमें तो डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद और डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले दोनों का प्रॉफिट मिला हुआ है ना। आपने बाई कब किया? 30 तारीख को, 30 सितंबर को, और पेमेंट कब हो रहा है? 30/11 को, समझिए। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का पीरियड है, ये यहां से लेकर यहां तक का पीरियड है, ये पीरियड, ये जो पीरियड है, इस पीरियड का आपको डिविडेंड मिला है। तो इस पीरियड के डिविडेंड में से आपको अलग करना पड़ेगा ये पीरियड और ये पीरियड। तो ये जो पीरियड आप अलग करेंगे ना, ये वाला पीरियड, ये होगा प्री और ये होगा पोस्ट, और ये होगा पोस्ट। अब मैं आपको बताता हूं, समझो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 3 6 2 8, 8 महीना हो गया से आपको डिविडेंड मिला है 8000, 8000 डिविडेंड मिला, डिविडेंड, ठीक है। तो अब बताओ मेरे को, प्री का डिविडेंड कितना हो गया, पोस्ट का डिविडेंड कितना हो गया? प्री का डिविडेंड कितना हो गया? देखो प्री का डिविडेंड कितना है और पोस्ट का डिविडेंड कितना है, देखो जरा। प्री का डिविडेंड हो गया 8000 डिवाइडेड बाई, ये कितना पीरियड है, ये कितना दिन है? पूरा 12 महीने का प्रॉफिट तो नहीं है, पूरा 12 महीने का है क्या प्रॉफिट? ये नहीं, पूरे 12 महीने का प्रॉफिट नहीं है। तो इसमें कितना प्री है और कितना पोस्ट है, वो आपको निकालना है। कितना प्री है और कितना पोस्ट है। देखो इसमें अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ, इसमें 6 महीने का प्री है और 2 महीने का पोस्ट है। तो डिवाइडेड बाई 8 इंटू 6, ये प्री हो गया 6000, और ये 8000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2, ये हो गया पोस्ट, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर का। तो अभी आपको पता चला कि प्री डिविडेंड किसको बोलते हैं, पोस्ट डिविडेंड किसको बोलते हैं। अब देखो, अब मैं यहां समझा रहा हूं थोड़ी सी। तीसरी एंट्री क्या हो, ये तो एंट्री होनी चाहिए ऐसा, ठीक है। अब मैं जो चीज लिख रहा हूं देखो जरा। और मैं दूसरे पेज में लिख देता हूं, आओ। ट्रीटमेंट, अब आपको सारा चीज समझ में आ गया तो मैं ट्रीटमेंट लिखता हूं। ट्रीटमेंट, देखो
ये होल्डिंग, ये सब्सिडियरी। ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ठीक है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। होल्डिंग कंपनी के केस में प्री एक्विजिशन डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट shall be reduced from the amount of with the amount of pre-dividend, ठीक है। इसका मतलब है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तब जर्नल एंट्री होनी चाहिए कि जर्नल एंट्री होनी चाहिए इसकी क्या होनी चाहिए बोलो? इसकी जर्नल एंट्री मतलब डिविडेंड को रिड्यूस करना है तो टू इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब मैं आपको पूरी एंट्री समझा देता हूँ, रुको, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आप ज़्यादा क्लैरिटी के साथ इस एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। तो जब डिविडेंड रिसीव करेगा तो एंट्री होगी बैंक डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ऐसा। दूसरी एंट्री हमको इन्वेस्टमेंट को घटाना है तो हम इन्वेस्टमेंट को घटाएंगे तो डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट, है ना। और इन दोनों एंट्रीज के लिए एक एंट्री हो सकती है क्या? देखो, इन दोनों को मिलाकर के बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब जब आपको प्री डिविडेंड दिया रहेगा तो आप समझेंगे क्या? देखो, जब जब प्री डिविडेंड दिया रहेगा तो आप ये समझेंगे, जब जब प्री डिविडेंड दिया रहेगा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट ट्रीटमेंट ये है, करेक्ट ऐसा होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या रहता है? ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बट वी विल अज्यूम, देखो, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो डिविडेंड होता है वो कभी भी पीएल में नहीं जाना चाहिए, वो कभी भी पीएल में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट वी विल अज्यूम प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज बीन, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। अगर बस हम ऐसा माने कि हाँ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, तो रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, रॉन्ग ट्रीटमेंट डन। तो क्या करना है? रेक्टिफाई इट। और रेक्टिफाई कैसे करेंगे बच्चों? देखो जरा, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, पहले यहां देखो, हुआ क्या है ये समझना है पहले। हुआ क्या है? हो गया है पीएल अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसा। ये थोड़ा सा बड़ा ट्रीटमेंट है इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूं। टू डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है, ये वाला चीज जो सही होना चाहिए था, ये नॉर्मली ऐसा होता है जो एंट्री मैंने आपको दिखा रखी है। लेकिन ये प्री प्रॉफिट का डिविडेंड है ना। प्री प्रॉफिट का डिविडेंड जो होता है कभी भी पीएल में नहीं जाता है, कभी भी पीएल में नहीं आता। मैं एक चीज यहां लिख देता हूं, नेवर
शुड, मैं लिखता हूँ, शुड बी नेवर क्रेडिटेड टू पीएल। मतलब ये कभी भी पीएल में क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ये कभी भी पीएल में क्रेडिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी रिड्यूस विद द अमाउंट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो रिड्यूस होगा। ठीक है, और उस रिडक्शन की एंट्री क्या होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। लेकिन हुआ क्या है, हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे कि बट वी विल अज्यूम प्री एक्विजिशन डिविडेंड हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट। हम मानेंगे ऐसा गलत, ऐसा कर दिया गया है, इसका मतलब ये गलत ट्रीटमेंट है और हमें इसको रेक्टिफाई करना। हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखो हुआ है क्या, ये हुआ है, अब करना क्या है, रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफाई करो उसको, रेक्टिफाई मतलब सही करो, करना क्या है, सही कैसे होगा, पीएल में चला गया। होल्डिंग कंपनी का पीएल मतलब क्या होता है, सीपीएल, तो कंसोलिडेटेड पीएल, होल्डिंग कंपनी का पीएल मतलब कंसोलिडेटेड पीएल। ठीक है, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमें करना है, ये कर दिया है, तो हमें बेसिकली करना क्या होगा, हमें करना है सीपीएल से उसको हटाना है, सीपीएल से उसको हटाना है, मतलब टू सीपीएल, ऐसा टू सीपीएल करना है, बस और कुछ नहीं करना है। टू सीपीएल करना है और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है, हमको रेक्टिफाई करना है, मतलब टू सीपीएल करना है और इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है। ओह सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा गलती गलती गलती, मिस्टेक 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 हो गया। ये ऊपर में देखो, ऊपर में एंट्री तो गलत नहीं कर दिया ना, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया। यही गलत हो गया, ये यही गलत हो गया, ये यही गलत हो गया, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया, मिस्टेक, मिस्टेक बाय मी, ये गलत हो गया, यही गलत हो गया। क्योंकि अब देखो डिविडेंड रिसीव डेबिट और डिविडेंड रिसीव क्रेडिट काटोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट होगा, एंट्री होगी। ये मेरे से यही गलती हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, ऐसा, ये बोलो, ये दिस इज करेक्ट। मैं वही बोल रहा हूँ कि एंट्री सही मेरे से हो क्यों नहीं रही है इसमें। आ जाओ फटाफट, अभी आ जाओ, एकदम 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 साथ में आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सबसे यही मिस्टेक हुआ, हुआ क्या है वो देखना, हुआ क्या है, कर क्या दिया है, कर क्या दिया है, हुआ क्या है वो देखना, कर क्या दिया है, कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, मतलब पीएल में पैसा डाल दिया है डिविडेंड का। तो हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, हमें वहाँ से उसको हटाना होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पीएल को डेबिट करेंगे, सॉरी सीपीएल, कंसोलिडेटेड पीएल को डेबिट करेंगे, सीपीएल, सीपीएल को डेबिट करेंगे, सीपीएल को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, इन्वेस्टमेंट को। देखो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, करेक्ट ट्रीटमेंट। अच्छा अब ये आपको दिखेगा कैसे, देखो आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएंगे, यहां रहेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है। आप देखेंगे उसके नीचे प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस किया हुआ रहता है। देखो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटा दी तो इससे, हाँ घटा दी सर हमने। अब आप सीपीएल में जाएंगे तो वहाँ भी आप चेक करेंगे एच लिमिटेड ऐसा लिखा हुआ रहता है, फिर प्रॉफिट फ्रॉम सब्सी ऐसा लिखा हुआ रहता है फिर माइनस वहाँ से करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ऐसे वहाँ से माइनस करेंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है,
वहाँ से माइनस करेंगे इस तरह। तो ये भैया बाबू बेसिकली ये जो है ना, ये आपको ट्रीटमेंट करना है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट आपका ये रहा, ये ट्रीटमेंट करना है आपको एग्जैक्टली। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में से प्री इक्वेशन डिविडेंड माइनस होगा और कॉस्टिंग पीएल में से प्री इक्वेशन डिविडेंड माइनस होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम मानेंगे क्वेश्चन में गलत ट्रीटमेंट कर दिया पहले उसके अकाउंटेंट ने, और वो ये ट्रीटमेंट कर दिया, हमको उसको ये करना है बस। ठीक है, ये तो होल्डिंग कंपनी की बात होगी, सब्सिडरी के लिए तो जगह ही नहीं बचा। अब सब्सिडरी में क्या बात होगी वो देख लो, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ ट्रीटमेंट। और पोस्ट एक्विजिशन का ट्रीटमेंट क्या होगा तब? पोस्ट एक्विजिशन का देखो, पोस्ट एक्विजिशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड ट्रीटमेंट क्या होगा होल्डिंग के बुक में? ठीक है, देखो पोस्ट एक्विजिशन, इट शुड बी क्रेडिटेड टू सीपीएल। ठीक है, बस और कुछ नहीं। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड सीपीएल में चुपचाप क्रेडिट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा बस। अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड रहता है उसका कुछ नहीं करना है, उसको बस जस्ट सीपीएल में ऑलरेडी क्रेडिटेड है। ठीक है, हेंस नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्स, हेंस नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्स। इसका मतलब बाबू कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, इसकी जान बख्श दो, जान बख्श दो, जान बख्श दो। ठीक है, छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अब आ जाओ, ये तो रहा, ये तो बात रही कि भाई होल्डिंग कंपनी में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब देखो सब्सिडियरी में क्या ट्रीटमेंट होगा। सब्सिडियरी में, सब्सिडियरी कंपनी में क्या ट्रीटमेंट होगा देखो जरा। सब्सिडियरी कंपनी में क्या ट्रीटमेंट होगा जरा देखना, एकदम फटाफट देखो। ये जो डिविडेंड है सब्सिडियरी कंपनी में, इसमें देखो पहला, सबसे पहले एड बैक प्री एड बैक सब्सिडियरी कंपनी डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट। ठीक है, वो उसमें ही चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। एड बैक डिविडेंड पेड, यानी ऑल डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी इन एओपी रेवेन्यू, इन एओपी रेवेन्यू प्रॉफिट। एओपी में जाकर रेवेन्यू प्रॉफिट में आप उसको ऐड बैक कर देंगे। दूसरा, देन अप्लाई टाइम रेशियो एडजस्टमेंट, टाइम रेशियो एडजस्टमेंट, देन अप्लाई टाइम रेशियो एडजस्टमेंट। उसके बाद आप टाइम रेशियो एडजस्टमेंट बच्चों अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम रेशियो एडजस्टमेंट अप्लाई करेंगे, टाइम रेशियो एडजस्टमेंट आप अप्लाई करेंगे। देन क्या होगा देखो, देन क्या होगा समझने की कोशिश करना। देन क्या होगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये टाइम रेशियो एडजस्टमेंट हो गया, उसके बाद देन सेपरेट प्री डिविडेंड एंड पोस्ट डिविडेंड, एंड डिडक्ट प्री डिविडेंड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट एंड प्री डिविडेंड फ्रॉम रेवेन्यू प्रॉफिट। बस यही काम करना है। अब इसको मैं दिखा देता हूं आपको, देखो जरा। जैसे
ऐसे करते हैं ना, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल GR, PL और टोटल, ये रेवेन्यू वाला होता है, ठीक है, ये रेवेन्यू वाला होता है, राइट। अब ये प्रॉफिट यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, ये प्रॉफिट लिखा है, ऐसे PL लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है, समझो। अब क्या होगा, हम लोग सारा डिविडेंड पेड इसमें ऐड कर देंगे, डिविडेंड पेड ऐड कर देंगे, ठीक है। सब कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। उसके बाद जब टोटल आ जाएगा इनका, और जो एडजस्टमेंट जैसे होते हैं माइनस, फिर टाइम एडजस्टमेंट, माइनस नहीं, फिर टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, टाइम एडजस्टमेंट कर देंगे। और क्या करना होगा, यहाँ से प्रॉफिट माइनस होती है, यहाँ से प्रॉफिट माइनस होती है, फिर यहाँ आकर वो ऐड होती है ना, जैसे आप करते हैं। फिर क्या करेंगे, अब ये जो बचाएगा ये माइनस, ये प्रॉपर प्रॉफिट आ जाएगा, ये सही प्रॉफिट। अब असली डिविडेंड पेड का एडजस्टमेंट होगा। देखो अब एडजस्टमेंट जो क्या होगा, डिविडेंड पेड अगर प्री वाला हुआ, प्री, तो यहां से होगा, ठीक है, इन दोनों में से नहीं होगा, पहला चीज ये। दूसरा चीज, अगर डिविडेंड पेड पोस्ट वाला हुआ तो यहां से नहीं होगा, यहां से माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसको आप बांटते रहिए। चलो समझ आ गया सबको। तो ये जो एडजस्टमेंट था वीडियो अच्छे से देख लेना। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए बच्चों, सारा नोटिंग हो गया है, ठीक है, बस एक छोटा सा, नहीं कोई नोटिंग नहीं बचा, सारा नोटिंग हो गया। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो होंगे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अपने।